Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic consumption goods and capital goods. आज हम लोग कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं ये क्या है और किस किस सामान को कंज्यूमर गुड्स में और किन किन सामानों को हम आपके जो है कैपिटल गुड्स में रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कंजम्पशन गुड्स। कहता है द गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। द गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, जो कंज्यूमर्स की वांट्स को डायरेक्टली सीधे तरीके से सेटिस्फाई करता है उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं ब्रेड बटर, शर्ट्स, etc एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं जो हमारी जो वांट्स को, हमारी नीड को, नेसेसिटीज़ को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। कंजम्पशन गुड्स के जो है सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न ऑफ कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स के ये 4 डिवीजन्स दिए गए हैं। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। तो 4 जो है इसके सब डिवीजन हैं। तो पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स। कहता है द गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है, लंबे समय तक जो है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये आपका ड्यूरेबल गुड्स, ये फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इस प्रकार से चीज़ें जिन्हें हम बार बार लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं उसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। अब दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये क्या होता है? कहते हैं द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दीज गुड्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर, जिसकी लाइफ जो है 1 साल तक रहती है, मतलब 1 साल तक हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल तक, 1 ईयर कर सकते हैं। अबाउट 1 ईयर मतलब इट मीन्स ये है कर सकते हैं, उसे कहते हैं। जैसे कि क्लॉथ्स, क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है आपका जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स के तहत आता है। तो जो ड्यूरेबल गुड्स है उसके लंबे समय तक 5 साल 10 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है उसे 1 साल के अंदर, इससे हमने क्रॉकरी, क्लॉथ्स बोला आपको, इस तरह के आइटम्स आते हैं। तीसरा आपका आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो बिल्कुल ड्यूरेबल नहीं होते हैं, सिंगल यूज आइटम्स जिसे हम कहते हैं। कहते हैं कि द गुड्स विच आर यूज्ड इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार कंजम्पशन करने के बाद वो फिनिश हो जाता है, उसको हम फिर से जो है कंज्यूम कर नहीं सकते हैं। कि दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे लूज दियर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ये सामान जो है, ये गुड्स जो है अपनी आइडेंटिटी खो देता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है मिल्क, ग्रेन्स, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा, ये सब चीजें जिसे हम यूज करते हैं वो चीजें खत्म हो जाती है। सिंगल यूज आइटम जो होते हैं उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इस प्रकार से तीसरा हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब जो चौथा सब डिवीजन है, फोर्थ, ये क्या है? सर्विसेज आता है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर नॉन ड्यूरेबल या नॉन मटेरियल गुड्स एंड इनटेंजिबल, दिखाई नहीं पड़ती हैं। एग्जाम्पल फॉर डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, लॉयर्स की जो सर्विसेज हैं वो इसके तहत आती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको कंजम्पशन गुड्स बताया, कंजम्पशन गुड्स के 4 सब डिवीजन बताए, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। अब हम आते हैं, अगला जो है वो आते हैं कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स क्या कहता है? कहता है कि कैपिटल गुड्स जिससे हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उत्पादन कार्य करते हैं। कहता है कि द गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अदर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में
जो चीजें, जो गुड्स हेल्प करता है, मदद करता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो है, जो सामान बनाने में, सामान के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। कहता है नंबर 1 पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्शन पर्पस फॉर सेवरल ईयर्स तक। कई सालों तक ये जो है प्रोडक्शन में जो है हेल्प करती, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हेल्प करती रहती हैं। तो नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। वो प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती हैं, एंड दे नॉट गेट इमर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में वो मर्ज नहीं होती हैं, वो स्टैंड करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तीसरा पॉइंट इसका आता है कैपिटल गुड्स का जो है कि दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर पीरियड एज दे डिप्रिशिएट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि समय के साथ ये जो हमने नाम लिया था, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, समय के साथ ये डिप्रिशिएट होता है। तो इसलिए इसमें जो है रिपेयर की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और रिप्लेसमेंट जब बिल्कुल से आउट ऑफ यूज हो जाता है, बिल्कुल से मशीन खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है बिल्कुल से। ठीक है, तो इस प्रकार से। और जो चौथा पॉइंट जो है कैपिटल गुड्स का वो ये है कि दे हैव डिराइव्ड डिमांड। हमने डिराइव डिमांड के बारे में लास्ट टाइम समझाया था आपको। डिराइव डिमांड वो होती है जो मेन डिमांड के बढ़ने घटने से इसकी डिमांड पर असर पड़ता है। सपोज कपड़े बनाने की मशीन है, तो कपड़ा जो बनाती हैं वो मशीन है, वो प्लांट या मशीन की डिमांड तब होगी जब कपड़े बिकेंगे। तो कपड़े की डिमांड बढ़ने पर प्लांट या मशीन की डिमांड बढ़ेगी, और कपड़े नहीं बिकेंगे तो डिमांड मशीन, क्यों लोग खरीदेंगे मशीन। तो डिराइव डिमांड का मतलब ये कहते हैं डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। जिन सामानों को हेल्प करती है ये मशीनें प्रोड्यूस करने में, उनकी डिमांड के आधार पर इनकी डिमांड, इन मशीनों की डिमांड बढ़ती है और घटती है। इस प्रकार से 4 पॉइंट्स जो थे कैपिटल गुड्स के बारे में हमने बताया आपको। कैपिटल गुड्स के बारे में एक बार फिर से बोल दें, द गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जो कैपिटल गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में हेल्प करते हैं, एंड सर्विसेज में, गुड्स एंड सर्विसेज में। एग्जांपल हमने बताया प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह। एक बात और है जो इसके बारे में बताना ठीक रहेगा यहां पे, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, हम जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स आ गया, तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ये जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और जो कैपिटल गुड्स होता है वो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह होता है। इस प्रकार से प्रोड्यूसर गुड्स जो है उसमें कैपिटल गुड्स जो है वो 2 प्रकार से आता है। एक तो कैपिटल गुड्स आता है और एक सिंगल यूज गुड्स आता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में 2 चीजें शामिल होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो हमारा आज का है। पहले मैं बताया कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब हम आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन। ये 3 बातें जो है, 3 पॉइंट, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे जो लिखा हुआ है करके। तो पहले हम आते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के पहले इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। कहते हैं इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल फॉर्मेशन refers to addition to the capital stock of an economy। एक इकोनॉमी के जो कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स। ये सारी जो चीजें हैं
ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट की डिफिनीशन हो गई। अब इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आ गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, दो चीजें आ गई। तो ग्रॉस माने सकल जिसे बात कहते हैं, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उसी प्रकार से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहता है कि द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो टोटल एडिशन होता है इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल के तौर पे क्या कर सकते हैं, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। इसमें फिक्स्ड असेट्स आता है और अनसोल्ड स्टॉक आता है। ये हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सकल, टोटल। अब आते हैं बात नेट पे, आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। पहले हम बताया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पर। यह क्या होता है, कहता है द एक्चुअल एडिशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में टोटल एडिशन, नेट में एक्चुअल, वास्तव में, कहता है द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से एक्चुअल एडिशन जो होगा वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा इकोनॉमी में, और जो सकल टोटल जो एडिशन होगा वो ग्रॉस कहलाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसका जो फार्मूला या फॉर्मेट क्या होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना पड़ेगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हम पाते हैं नेट एडिशन। क्लियर? तो इस प्रकार से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट ये चीजें हो गई। अब आता है जो डिप्रिसिएशन, जिसको माइनस करने की बात कही हमने, जो माइनस करने की बात हमने कही वो क्या है, डिप्रिसिएशन को समझते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो जिसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी नाम से बुलाते हैं। इसके तीन और नाम हैं, कहते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहते हैं। इस प्रकार से डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट कैपिटल सॉरी, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस ये कहते हैं। इनके ये नाम है। अब डिप्रिसिएशन क्या है, कहते हैं डिप्रिसिएशन इज ए फॉल, गिरना, गिरावट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स की वैल्यू में, के दाम में, वैल्यू में जो गिरावट आती है, कमी आती है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम आर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इन तीन कारणों से जो चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो बाहर हो गई, तो इसे कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। तो इस प्रकार से, इस कारण से जो समय गुजरने के साथ नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, जिसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गया, इनके कारण जो गिरावट आती फिक्स असेट्स के वैल्यू में, रेट में, प्राइस में, वो कहलाता है डिप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस वैल्यू को भी क्या होता है, नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन, नेट वैल्यू डिप्रिसिएशन को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस वैल्यू मिलती है, जो हमें पीछे हमने बताया अभी आपको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इस प्रकार से डिप्रिसिएशन क्या है, फिक्स असेट्स के वैल्यू में गिरावट है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस या चेंज इन टेक्नोलॉजी से कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है। तो वही तीन मेन रीजंस हो गए आपके डिप्रिसिएशन के। एक तो हो गया नॉर्मल वियर एंड टियर, एक हो गया पासेज ऑफ टाइम, एक हो गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से ये चीज जो है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया, नेट इन्वेस्टमेंट बताया आपको हमने, और डिप्रिसिएशन बताया। अब आता है इसका सेकेंड पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। और उसमें हमने एक लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स
और सब्सिडीज। तो पहले हम समझते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कहता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो इसको हम अब समझते हैं कि अब इनडायरेक्ट टैक्स समझ लें और सब्सिडी समझ लें ये क्या होता है, और दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो आपका एनआईटी हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा इंपोज किए आते हैं, ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान के प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में या सेल पर जो सरकार द्वारा टैक्स लिए आते हैं उसे हम कहते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आजकल जीएसटी है, सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्सेट्रा। और इनके कारण दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्योंकि टैक्सेस लगने से मार्केट प्राइस में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। 10 रुपए का सामान था, 2 रुपए सरकार ने टैक्स ठोक दिया, अब आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण कस्टमर को, कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक, अब आता है सब्सिडी क्या होती है। कहते हैं सब्सिडीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसको कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार देती है प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। कहते हैं टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन कमोडिटी, एक कोई पार्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में, प्रोडक्शन के काम के लिए सरकार फाइनेंशियल एड देती है, असिस्टेंस देती है, मदद देती है। रीजन कहते हैं जैसे इंडिया में एग्जांपल के तौर पे एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो सब्सिडाइज रेट पर हमको मिलता है, माना 700 का है, 600 मिल गया, तो सरकार ने 100 रुपए दिया कि ताकि लोग जो है गैस खरीद के गैस का इस्तेमाल करें। ठीक, इस प्रकार से सब्सिडीज जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर फॉर ऑन ए सर्टेन गुड्स या कमोडिटी, देने में ताकि उस चीज को हम बढ़ा सकें, उसको हेल्प कर सकें। तो देखा गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण जो है वो मार्केट प्राइस बढ़ता है और सब्सिडीज के कारण जो है मार्केट प्राइस गिरता है। ठीक है, अब कुछ बातें इसमें हैं, इसको हम देखते हैं सब्सिडीज के बारे में। कहते हैं दे आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स आर टू इनहेंस और इनकरेज फर्म्स फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया मतलब पिछड़ा जो क्षेत्र है वहां पे लोग इंडस्ट्रीज लगाना नहीं चाहते, उद्योगपति लोग। तो सरकार क्या करती है, सब्सिडीज देती, हेल्प देती, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कि ताकि लोग उस क्षेत्र में भी जाके अपनी फर्म्स, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी फैक्ट्री लगाएं, ताकि वहां पर भी डेवलपमेंट हो सके, एक इंडस्ट्रियल पैटर्न बने और लोगों को रोजगार मिले। तो इसलिए सब्सिडीज दी जाती है और एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज दी जाती है। दूसरा कहते हैं सब्सिडीज आर अपोजिट टू द इनडायरेक्ट टैक्स। सही बात है, क्योंकि सब्सिडीज देने से कंज्यूमर्स का जो रेट है वो कम होता है और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स थोपने से, लगाने से, इंपोज करने सरकार के बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहते हैं टैक्सेस आर दे रिड्यूस मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि सब्सिडीज से मार्केट प्राइस जो है घटती है। तीसरा जो पॉइंट इसके बारे में कहा गया सबसे बारे में कि सब्सिडीज में आल्सो बी रिफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस। हमने बताया था अभी कि ये आर्थिक सहायता है जो सरकार देती है कुछ पार्टिकुलर कमोडिटीज पे, सर्विसेज पे, ताकि उनको प्रमोट किया सके, एक्सपोर्ट किया सके और साथ में जो है उनको और उसको कंज्यूमर को जो है वो थोड़ा कम पे करना पड़ जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें हैं। तो हमने आपको इस प्रकार से पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताया अभी आपको, फिर नेट इन्वेस्टमेंट बताया आपको, फिर डिप्रिसिएशन बताया आपको, उसके बाद एनआईटी बताया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
और उसमें जो दो चीजें हैं जो जिनसे बनता है एनआईटी निकलता है, वो था इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लेती है तो दाम बढ़ता है चीज़ों का, और सब्सिडी सरकार देती है तो दाम कंज्यूमर का गिरता है, कस्टमर को कम पड़ता है। इस प्रकार से ये है। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम लोग देखते हैं, जैसा हमने कहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या है, कैसे होता है। कहते हैं इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम हमको बाहर से होती है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड या टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जो हम फैक्टर इनकम बाहर दूसरे देशों को हम पे करते हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, जो हमें होती है, हमारे देश को होती है, और जो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको हम देते हैं। उनके जो बीच का डिफरेंस होता है, माना सपोज हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000 कमाई आई हमारे पास, और हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पेड किया 500 रुपए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना निकलेगा? 1000 हमने कमाया, 500 पे कर दिया, मतलब 500 रुपए हमारा 500 जो है वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। इस प्रकार से ये होता है। तो इसे हम शार्ट में कहते हैं NFIA के नाम से जानते हैं। अब कहता है, जैसे हमने कहा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? जो हमें बाहर से हमको मिलती, कहते हैं इज द इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, इज द इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, जो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट जो है कमाते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, सब्सिडी, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह वगैरह। ठीक है, या रिटेन्ड अर्निंग के रूप में जो हम कमाते हैं, वो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो गई? कहते हैं इज द फैक्टर इनकम पेड, जो हमने पे किया, टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के नॉर्मल रेजिडेंट्स को हमने पे किया। ठीक है, जिसे हम नॉन रेजिडेंट भी कहते हैं, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, जो उन्होंने फैक्टर सर्विस दिया है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहते उन्होंने सर्विस दी, उसके बदले जो हमने पे किया, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जो हमने कमाया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। और दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है, नो प्लस नो माइनस। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है NFIA का? कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? NFIA इज सिग्निफिकेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम, घरेलू इनकम, एंड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय इनकम। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल एस्टीमेट, जो प्रैक्टिकल एस्टीमेट होता है, डोमेस्टिक इनकम इज एस्टीमेटेड फर्स्ट। पहले हम डोमेस्टिक इनकम की जो है एस्टीमेट करते, अनुमान लगाते हैं, एंड देन नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम होता है, नेशनल इनकम फिर निकालते हैं हम करके। इस प्रकार से ये जो फिगर है आपको दिखाई पड़ रहा है, नेशनल इनकम के बारे में माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो डोमेस्टिक आएगा, और डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे अगर NFIA तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बताया हमने। अब आपको बताते हैं जो नेक्स्ट इसकी हेडिंग हम लिए हैं आज की, वह है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है इसको भी समझ लें। अगर इसको देखें तो डोमेस्टिक इनकम में, जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से, अब्रॉड से हमको इनकम हो रही है, हमने 1000 की बात की तो उसको ऐड कर दें, और जो नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड को पे किया, उसको घटा दें।
तो वो आ जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज टर्म्ड एज एनएफआईए। देखा, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम कहते हैं। और इसी को जो हम जोड़ देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, एनएफआईए को, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड किया जाता है। हमने कहा ना, एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, एक लास्ट पॉइंट बता के जो है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, एनएफआईए के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको बता के आज हम इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे। तो इसमें 3 बातें दी गई, हमने लिखी हैं, आज किया है। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग, ये तीनों नेट है। ठीक, तो अब देखते हैं कि नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय क्या है। कहते हैं इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग आर एम्प्लॉयड अब्रॉड, जो बाहर रह रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, वो जो पाते हैं, एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द नॉन रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग आर एम्प्लॉयड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो हमारे यहाँ रह के नॉन रेजिडेंट जो काम कर रहे हैं उनको हम जो पे करते हैं, जो फॉर लेस देन 1 ईयर रहते हैं, 1 साल से कम रहते हैं, जो यहाँ और जो हमारे 1 साल से कम बाहर रहते हैं, उनको जो मिलता है, जो इनको देते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। शायद क्लियर है। दूसरा जो टॉपिक इसमें है कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी वही चीज है। कहते हैं इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप in the form of rent, interest, dividend received by residents of the country, जो हमारे लोग पाते हैं, और उसी प्रकार से सिमिलर, जैसे ऊपर था पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, और जो हम पेमेंट नॉन रेजिडेंट करते हैं, तो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योर पाते हैं हमारे रेजिडेंट्स बाहर रह के, और जो हम दूसरे जो रह रहे हैं यहाँ पे उनको देते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी कमाई को। और लास्ट जो तीसरा पॉइंट है इसमें वो है नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या होता है? कहते हैं कि इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, जो हमारी कंपनियां विदेश में अब्रॉड में हैं, उनकी जो बचाई हुई प्रॉफिट की रकम है, जो फिगर है, अमाउंट है, एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, जो बाहर के लोग यहां रह के काम कर रहे हैं, उन्होंने जो अपनी अर्निंग बचाई डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, भविष्य के लिए रखा, उसका जो डिफरेंस है, जो हमारे लोगों ने विदेश बचाया, जो विदेश वालों ने हमारे यहां बचाया प्रॉफिट में से, कंपनी प्रॉफिट में से, उसे हम नेट रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।